सभी दोस्तों को नमस्कार, जय श्री राम। दोस्तों ये जो मेरा लेक्चर सीरीज शुरू कर रहा हूँ मैं, ये क्लास 12th के फिजिक्स वाले स्टूडेंट्स के लिए और जो कि सीबीएसई बोर्ड में 25-26 मतलब नेक्स्ट सेशन के लिए अपीयर होने जा रहे हैं, उन स्टूडेंट्स के लिए स्पेशली मैंने लेक्चर ये प्रिपेयर किया है। तो इसमें सबसे पहला जो चैप्टर है हमारा फिजिक्स में, इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड्स। ठीक, तो उसको मैं कवर करूंगा आज। ये इसका फर्स्ट पार्ट है। इस तरीके से 5-6 पार्ट्स में इसको मैं कवर करूंगा। तो देखिए इसमें सिलेबस जो है हमारा जो है वो भी मैं आपको बताता हूँ, लेकिन उससे पहले हम देख लेते हैं इस वीडियो में मैं आपको क्या क्या समझाने वाला हूँ। तो दोस्तों इस वीडियो को पूरा ध्यान से देखिए। आपको बहुत ही सरल शब्दों में, बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में, मैंने हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेज को मिक्स करके इस वीडियो को आपको बनाया है और इसमें चीजों को सरल करके समझाने की कोशिश की है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे इलेक्ट्रिक चार्ज के बारे में। नंबर 2 पे हम बात करेंगे बेसिक प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रिकल चार्जेस। थर्ड पॉइंट है हमारा मेथड्स ऑफ चार्जिंग। फोर्थ नंबर पे हम बात करेंगे कूलम्स लॉ। और फाइनली हम डिस्कस करेंगे जो वेक्टर फॉर्म है कूलम्स लॉ का, उसको मैं बहुत ही सिंपल तरीके से आपको समझाऊंगा। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट स्लाइड में। हम देखिए ये जो क्लास 12th के लिए 25-26 का जो सेशन का जो थ्योरी है, उसमें एक पार्ट दिखाया है। एक्चुअली ये सिलेबस तो काफी है, बट इसमें यूनिट जो है हमारी यूनिट 1 और यूनिट 2 को मैं भी आपको यहाँ डिस्प्ले किया है। तो इसमें जो आपका जो मार्किंग है उसमें जो पिछले सेशंस में, जो पिछले क्वेश्चन पेपर्स में पूछा गया उस हिसाब से ये 16 to 70 मार्क्स का पूछा जाता है। स्पेशली उसमें चैप्टर 1 जो कि इलेक्ट्रिक चार्जेस और फील्ड का जो चैप्टर, उसमें 7 मार्क्स का जनरली एग्जाम में पूछा जाता है। तो उसके बेसिस पर ये मैंने थोड़ा सा ये यहाँ पर ये मार्किंग कर दी है कि यहाँ पर ये 7 मार्क्स तक का ये इस चैप्टर से पूछा जाएगा। इसी तरह चैप्टर 2 और चैप्टर 3 की बात जब हम बात करेंगे तो उसी तरह से उसको मैं आगे आपको समझाता जाऊंगा। चलिए तो ये देखिए ये क्लास 12th का फिजिक्स का जो सिलेबस है नेक्स्ट सेशन के लिए, उसमें चैप्टर 1 में इलेक्ट्रिक चार्जेस और फील्ड्स में हम बात करेंगे। एक ये आप देख सकते हैं यहाँ पर इलेक्ट्रिक चार्जेस के बारे में बताऊंगा आपको। काफी सारी चीजें, कंजर्वेशन ऑफ चार्जेस है जैसे कि कूलाम्स लॉ है। और फिर हम ये कंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन की बात करेंगे। उसके बाद फिर हम बात करेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में। इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होती है, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पॉइंट चार्ज क्या होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्या है, डायपोल्स के बारे में बताएंगे। इस तरीके से हम इलेक्ट्रिक फील्ड से रिलेटेड या जो भी टॉपिक्स हैं उसकी विस्तार से चर्चा करेंगे। तो इस वीडियो को ज्यादा लंबा ना करते हुए मैं इसमें आपको जस्ट शॉर्ट में बता देता हूँ कि बेसिकली ये जो चैप्टर 1 है उसमें इलेक्ट्रिक चार्जेस, इलेक्ट्रिक फील्ड्स और इलेक्ट्रिक फ्लक्स मींस गॉस थ्योरम, उसके कुछ एप्लीकेशंस पे हम आपको बताएंगे, जो कि अगले आने वाले पार्ट्स में बताऊंगा। तो ये पार्ट 1 है चैप्टर 1 का। इस तरीके से मैं भी 5 पार्ट्स और बनाऊंगा, तो टोटल 6 पार्ट्स में आपका ये चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। इसमें आपको भरपूर मैं आपको न्यूमेरिकल्स भी कराऊंगा, एनसीईआरटी के एग्जाम्पल्स हैं, एनसीईआरटी के जो एक्सरसाइज है उसके भी सॉल्यूशन मैं आपको दूंगा। तो ये आपके लिए एक मददगार सिद्ध हो सकता है आपके आने वाले एग्जाम्स के लिए। एनीवेज चलिए देखते हैं। अब हम देखिए इलेक्ट्रिक चार्ज क्या होता है। तो बेसिकली इलेक्ट्रिक चार्ज इज एन इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी। इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी मतलब उसकी बेसिक प्रॉपर्टी भी है, किसी भी जो सिस्टम, उसकी बेसिक प्रॉपर्टी है, इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी इसको बोलते हैं, ऑफ द एलिमेंट्री पार्टिकल्स लाइक इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन्स एटसेट्रा, ऑफ व्हिच ऑल द ऑब्जेक्ट्स आर मेड अप ऑफ। तो ये इलेक्ट्रिक चार्ज एक स्केलर क्वांटिटी होती है और इसकी जो एसआई यूनिट्स होती है वो कूलाम्स होती है। ओके, फॉर एग्जाम्पल जैसे कि किसी भी सिस्टम पे चार्ज अगर 11 इलेक्ट्रॉन्स हैं फॉर एग्जाम्पल और 10 प्रोटॉन है, ठीक है, 11 इलेक्ट्रॉन और 10 प्रोटॉन है, तो नेट चार्ज उस पर होगा 1 इलेक्ट्रॉन होगा, क्योंकि यहाँ पर इलेक्ट्रॉन्स प्रोटॉन्स की अपेक्षा ज्यादा है, तो यहाँ पर नेट जो चार्ज होगा वो आपका 1 इलेक्ट्रॉन होगा। ओके, इसी तरीके से देखिए जैसे किसी भी सिस्टम से अगर कोई इलेक्ट्रॉन निकल जाता है, ठीक है, तो उसका मास कम हो जाता है। और जब किसी सिस्टम में इलेक्ट्रॉन आ जाते हैं तो उसका मास बढ़ जाता है, क्योंकि वहां पर आपका जो है इलेक्ट्रॉन के मास की वजह से उसका मतलब जो नेगेटिव चार्ज हो जाता है वहां पर मास बढ़ जाता है, जो पॉजिटिव चार्ज होता है वहां पर जो आपका घट जाता है चार्ज और मास भी घट जाता है। ठीक है, तो ये लिखा हुआ है देखिए यहाँ, नेगेटिव चार्ज बॉडी जो होती है उसका मास इंक्रीज करता है और जो पॉजिटिव चार्ज बॉडी होती है उसका मास डिक्रीज कर जाता है। ओके, और इलेक्ट्रॉनिक चार्ज होता है जैसे कि हम लोग सभी जानते हैं कि इलेक्ट्रॉनिक चार्जेस 1.6 into 10⁻⁻90 कूलम। तो दिस इज अबाउट द बेसिक इंफॉर्मेशन अबाउट इलेक्ट्रिक चार्ज। नेक्स्ट देखते हैं व्हाट आर द बेसिक प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज। तो एज वी नो बेसिकली देयर आर 5 प्रॉपर्टीज व्हिच आई एम गोइंग टू डिस्कस। नंबर 1 इज एडिटिविटी, नंबर 2 इज क्वांटाइजेशन, थर्ड प्रॉपर्टी इज कंजर्वेशन, फोर्थ प्रॉपर्टी that is invariance property of charge, and finally what is the effect of accelerated charge मीन्स एक्सीलरेटेड चार्ज रेडिएट्स एनर्जी। तो एक एक करके हम सारी प्रॉपर्टीज को डिस्कस करते हैं। देखिए फर्स्ट प्रॉपर्टी हमारी जो थी
एडिशन ऑफ चार्जेस का मतलब इफ अ सिस्टम कंटेन्स 3 पॉइंट चार्जेस फॉर एग्जांपल Q1 Q2 एंड Q3 देन द टोटल चार्ज ऑफ द सिस्टम विल बी अलजेब्रिक एडिशन ऑफ Q1 Q2 एंड Q3। जैसे कि देखिए ये एक एग्जांपल मैंने दिया है, ये जो सिस्टम है ये इसके अंदर तीन चार्जेस दे रखे हैं, +3 कूलम, +5 कूलम एंड -2 कूलम। तो अगर मैं इनका ओवरऑल चार्ज निकालूंगा तो इनका एल्जेब्रिक सम हो जाएगा, मतलब ऑल द चार्जेस वुड बी एडेड विद देयर रेस्पेक्टिव साइंस so that we are getting net charge is equal to +3 -2 +5, so this comes out to +6 कूलम। ओके, नेक्स्ट प्रॉपर्टी हमारी क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। क्वांटाइजेशन का मतलब मींस द इलेक्ट्रिक चार्ज इज ऑलवेज क्वांटाइज्ड, दैट इज इलेक्ट्रिक चार्ज इज ऑलवेज एन इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ चार्ज। मतलब ये फ्रैक्शन में नहीं हो सकता, जैसे कि आपको यहाँ देख सकते हैं, आप देखिए Q की वैल्यू 0.5 ई या फिर मैं कहूँ 1.2 या 0.7, मतलब फ्रैक्शन में वैल्यू नहीं होगी, चार्ज हमेशा इंटीग्रल मल्टीपल में होता है। तो दिस इज नॉट पॉसिबल, मींस Q इज अ फुल फ्लैश वैल्यू, मींस Q इज इक्वल टू 1 2 3 लाइक दिस, तो इट इज अ फुल नंबर, सो दैट दिस इज नथिंग बट नोन एज क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। जैसे यहाँ पर देख रहे हैं आपने, ये 1 इलेक्ट्रॉन है, 2 इलेक्ट्रॉन्स या फिर 3 इलेक्ट्रॉन्स है, तो अब हम इसे कहें कि 0.5 इलेक्ट्रॉन्स या 1.5 इलेक्ट्रॉन, तो ये पॉसिबल नहीं है। जैसे कि हम एक इक्वेशन भी जानते हैं, आपने अर्लियर क्लासेस में पढ़ी हो, Q इज इक्वल टू एन होता है, तो Q इज इक्वल टू एन में मतलब एन की वैल्यू +-1 +-2 +-3 टू। प्लस का मतलब है आइदर इट इज पॉजिटिवली चार्ज और नेगेटिवली चार्ज। जब किसी सिस्टम से चार्ज निकल जाता है, इलेक्ट्रॉन्स निकल जाते हैं, तो पॉजिटिव चार्ज माना जाता है। जब किसी सिस्टम में इलेक्ट्रॉन्स आ जाते हैं तो उसको हम नेगेटिवली चार्ज कहते हैं। ठीक, तो ये Q इज इक्वल टू +-n, तो यहाँ पर n की वैल्यू 1 2 3 हो जाएगी। और अगर ऊपर वाली इक्वेशन देखेंगे तो अगर इसमें हम n ही लिखते हैं तो n की वैल्यू +- दोनों में रख सकते हैं, डिपेंडिंग ऑन वेदर सिस्टम इज पॉजिटिवली और नेगेटिवली चार्ज। Next property is conservation of charge. Means as we already know, the law of conservation means the total charge of an isolated system remains constant. अब देखिए दोस्तों, ये जो आइसोलेटेड सिस्टम होता है, मतलब उस सिस्टम में किसी भी तरह से आदान प्रदान नहीं हो रहा है, ठीक है, बाहर के जो सिस्टम है उससे पूरी तरह से इंटैक्ट है, तो ये कहलाता है आइसोलेटेड सिस्टम। तो इसमें जो सेकंड पॉइंट है वो इंपॉर्टेंट है, द इलेक्ट्रिक चार्ज कैन नीदर बी क्रिएटेड नॉट डिस्ट्रॉयड। Okay, they can only be transferred from one body to another, so this is what is known as conservation of charge. I think it should be clear to all of you. Now the fourth property is the invariance property, means charge is invariant. Charge is independent of frame of reference, that is charge on a body does not change whether whatever be its speed। जैसे कि हमने देखा था कि अगर मास एक्सीलरेट करता है तो मास की आइंस्टीन साहब ने बताया था एक फॉर्मूला, अगर चार्ज एक्सीलरेट करता है या सॉरी मास एक्सीलरेट करता है तो उसका वेलोसिटी के साथ इफेक्टिव मास बढ़ जाता है। एज वी कैन सी हियर इन दिस पर्टिकुलर स्लाइड, m इज इक्वल टू m नॉट अपॉन अंडर रूट v स्क्वायर माइनस c स्क्वायर। c जो है बेसिकली लाइट की वेलोसिटी होती है। ओके, तो अगर नॉर्मली क्या होता है, स्पीड बढ़ने से मास बढ़ता है, लेकिन यहाँ चार्ज के केस में ऐसा नहीं है, मतलब चार्ज को कितना भी एक्सीलरेट करेंगे इट इज नॉट गोइंग टू इफेक्ट द स्पीड, means mass of the charge. Speed is not going to affect the speed mass of the charge. So this is one thing which is the property of charge, which is nothing but charge is invariant. Next is and another important property which is called accelerated charge radiates energy। देखिए अब इसमें तीन केसेस है। नंबर 1 पे मैं बात बताऊंगा आपको कि जैसे अगर कोई पॉजिटिव चार्ज है, तो अगर मान लीजिए उसका वेलोसिटी जीरो, मींस इफ इनिशियली द चार्ज इज एट रेस्ट, ठीक है, तो वहां पर केवल इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस होती है। अब ये कैसे होती है ये हम नेक्स्ट आने वाले स्लाइड्स में बात करेंगे। अभी जो मैं आपको बेसिक प्रॉपर्टीज शॉर्ट में बता रहा हूं, तो यू कैन रिमेंबर दिस, अगर कोई इनिशियल चार्ज, अगर कोई इनिशियल पॉजिटिव चार्ज है, अगर वो रेस्ट पर है तो उसमें केवल इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस होती है। सेकंड केस क्या है, अगर वो कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव कर रहा है, मींस कांस्टेंट वेलोसिटी मींस एक्सीलरेशन जीरो, मींस इन दैट केस द चार्ज रेडिएट्स इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक एनर्जी बोथ। जैसे हम यहाँ देख रहे हैं, E इज इलेक्ट्रिक एनर्जी एंड B इज मैग्नेटिक एनर्जी। तो अगर एक्सीलरेटेड चार्ज है तो वहां पर जो है आपका इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक एनर्जी दोनों वो रेडिएट करता है। थर्ड केस क्या है, अगर V कांस्टेंट नहीं है, मतलब एक्सीलरेशन है, मींस एक्सीलरेशन इज नॉन जीरो, इफ इट इज एक्सीलरेटेड मोशन देन इलेक्ट्रिक energy, magnetic energy and it radiates energy, means electromagnetic waves are produced. So this is most important thing about this, so this is most important, ठीक है, यू शुड रिमेंबर दिस। तो अगर कोई एक्सीलरेटेड मोशन है किसी चार्ज का, तो वहां पर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स आती हैं रेडिएशंस के साथ, ठीक है, तो ये आपका एक नेक्स्ट प्रॉपर्टी था। अब देखिए मेथड्स ऑफ चार्जिंग क्या होते हैं। अब मेथड्स ऑफ चार्जिंग यहाँ पे तीन तरीके के मेथड्स हैं। नंबर 1 इज कॉल्ड फ्रिक्शन मेथड, नंबर 2 इज कंडक्शन एंड नंबर 3 इज इंडक्शन। अब ये इंडक्शन वाला जो है दोस्तों, ये वाला जो मेथड है ये आपके कोर्स में नहीं है, लेकिन मैं आपको शॉर्ट में बता देता हूँ फ्रिक्शन, कंडक्शन और इंडक्शन क्या क्या प्रोसेस होते हैं। देखिए फ्रिक्शन में क्या है, जैसे नॉर्मली आप कॉम्ब लीजिए, कॉम्ब को आप अपने हेयर से रब करेंगे तो उसमें क्या होता है, पॉजिटिव चार्ज आ जाता है। तो जैसे आप यहाँ देख रहे हैं कि किसी भी कॉम्ब को जब किसी आप हेयर से या किसी
किसी भी सिस्टम से रब करेंगे तो वहां पर जब स्क्रैच करेंगे तो वहां पर क्या होता है, चार्जेस का ट्रांसफर हो जाता है। दिस इज व्हाट इज नोन एज द चार्जिंग विद द हेल्प ऑफ फ्रिक्शन। नेक्स्ट इज कंडक्शन। अब देखिए यहाँ पर सेकंड वाले केस में आप क्या देख रहे हैं, कंडक्शन का मतलब है दो आपकी मेटेलिक बॉडी है, दो कंडक्टिंग बॉडी है जो डिफरेंट पोटेंशियल पे है। अगर मान लीजिए इसको मैं V1 कहता हूँ, इसको मैं V2 कहता हूँ, तो अगर ये दोनों आपकी डिफरेंट पोटेंशियल पर हैं तो इसमें क्या होता है, इनके बीच में पोटेंशियल डिफरेंस होने की वजह से जब इनको आप कंडक्शन मतलब इनको टच करेंगे तो देन दे चार्जेस वुड गेट ट्रांसफर्ड। तो ये ट्रांसफर तब तक हुआ जब तक कि दोनों का पोटेंशियल सेम ना हो जाए। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर देखिए नेक्स्ट वाले में, जब दोनों मेटेलिक दोनों कंडक्टिंग बॉडीज का जो पोटेंशियल है वो सेम हो गया तो वहां पर चार्ज का ट्रांसफर बंद हो जाएगा। तो दिस इज व्हाट इज कंडक्शन मेथड। नाउ थर्ड इज इंडक्शन। इंडक्शन में कंडक्शन की तरह नहीं होता, मतलब यहाँ पर बॉडीज कांटेक्ट में नहीं आती हैं। अगर इंडक्शन का मतलब है अगर आप दो बॉडीज को एडजेसेंट रख देंगे, जैसे आप देख रहे हैं यहाँ पर, ये देखिए इसके अंदर कुछ पॉजिटिव चार्जेस हैं और इसके अंदर कुछ नेगेटिव चार्ज, तो जब आप इनको साइड बाई साइड रखेंगे तो क्या होगा, ये इंडक्शन की वजह से पोलराइजेशन हो जाएगा। मतलब नेगेटिव, अब चूंकि ये पहली वाली ये वाला जो जिसको मैं एरो कर रहा हूँ ये वाला बॉडी आपका पॉजिटिवली चार्ज है और ये सेकंड वाले में पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज दोनों है, तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि नेगेटिव चार्जेस जो एक तरफ इकट्ठे हुए हैं, मतलब पॉजिटिव चार्जेस की तरफ, और उसके ये दूसरी साइड में आपके पॉजिटिव चार्जेस आपके एक साथ हुए हैं। तो पॉजिटिव और नेगेटिव चार्जेस जो है पोलराइज्ड हो गए हैं। तो नेट चार्ज तो अभी भी जीरो है, बट बेसिकली दिस इज नोन एज पोलराइजेशन। अब क्या है, अब इसको चार्जिंग कैसे करेंगे, अब हम जानते हैं कि जो हमारा अर्थ है, अर्थ इक्विटेंशन सरफेस होता है, ठीक है। तो अब जो ये अगर ये वाला जो पोलराइज्ड बॉडी है, अगर मैं इसको अर्थ से कनेक्ट करता हूं तो ये सारा पॉजिटिव चार्ज अर्थ के थ्रू ये आपका इसमें अर्थ के थ्रू जाए, मींस इलेक्ट्रॉन्स इसको न्यूट्रलाइज कर देंगे। तो फाइनली वी कैन से ये जो पोलराइज्ड बॉडी थी अब उसमें नेट इलेक्ट्रिक चार्ज आपका नेगेटिव चार्ज हो गई, तो नेगेटिवली चार्ज बॉडी। तो दिस इज अनदर मेथड ऑफ चार्जिंग। आई होप यू विल बी एबल टू अंडरस्टैंड ऑल दीज थ्री मेथड। तो मैंने शॉर्ट में आपको ये मेथड्स बता दिए। अब एक छोटा सा क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन क्या है, व्हेन अ पीस ऑफ पॉलीथीन इज रब्ड विद वूल a charge of -2 into 10 raised to power -7 coulomb is developed on polythene, what is the amount of mass which is transferred to the polythene। तो देखिए इसमें सिंपल है, हमने जैसे आपको फॉर्मूला बताया Q is equal to Ne। okay, with the help of this expression you can find out the number of electrons। number of electrons is n which is q upon e। तो q की वैल्यू दे रखी है यहाँ पर 2 into 10 raised to power -7 और 1 इलेक्ट्रॉन चार्ज होता है 1.6 into 10 raised to power -90। तो ये आ जाएगा आपका 1.25 into 10 raised to power 12। ओके, इतने इलेक्ट्रॉन्स आ जाएंगे। अब टोटल मास ट्रांसफर्ड कैसे होगा, तो एक इलेक्ट्रॉन का मास कितना होता है उसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन से मल्टीप्लाई कर दी, तो n into m ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो यहाँ पर देखें आप इनको मल्टीप्लाई कर दें, बट यू शुड नो द इलेक्ट्रॉनिक मास। ठीक है, एक इलेक्ट्रॉन का मास होता है 9.1 इंटू 10 रेज़ टू पावर -31 किलोग्राम। तो इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो यू आर गेटिंग दिस टोटल मास इज इक्वल टू 11.38 इंटू 10 रेज़ टू पावर -19 किलोग्राम। तो दिस इज द रिक्वायर्ड आंसर। ठीक, अब देखिए कूलाम्स लॉ की बात करते हैं। अब कूलाम्स लॉ में क्या है यहाँ पर दोस्तों, ये कूलाम्स लॉ जो है बेसिकली इलेक्ट्रिक फील्ड में एक इंपॉर्टेंट, मतलब फर्स्ट चैप्टर में सबसे इंपॉर्टेंट लॉ माना जाता है। कूलाम्स लॉ में हम क्या करते हैं, पहले तो हम ये जानते हैं कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ लाइक चार्जेस एंड इनलाइक चार्जेस। लाइक चार्जेस का मतलब है अगर दो सेम चार्जेस हैं, जैसे आप देख रहे हैं यहाँ पर दो चार्जेस रखे हैं साइड बाई, दोनों आइदर दोनों चार्जेस पॉजिटिव है या फिर दोनों चार्जेस नेगेटिव है, तो ये कहलाते हैं लाइक चार्जेस। मतलब लाइक का मतलब समान एक जैसे। अनलाइक चार्जेस का मतलब होता है दो चार्जेस आपके अपोजिट है, मतलब पॉजिटिव नेगेटिव या फिर नेगेटिव पॉजिटिव। तो दीज आर फोर पॉसिबिलिटीज विच मे बी देयर इन केस ऑफ एनी सिस्टम। तो यहाँ पर कूलम्स लॉ क्या होता है, जब भी दो चार्जेस हो या वो लाइक लाइक चार्जेस हो या फिर अनलाइक चार्जेस हो तो उनके बीच एक फोर्स काम करता है, उस फोर्स को कूलाम फोर्स करते हैं। अब देखिए उस फोर्स के बारे में हम किस तरीके से एनालिसिस करते हैं देख लेते हैं। देखिए लाइक चार्जेस को रिपेल करते हैं, मतलब जो चार्जेस एक से होते हैं वो एक दूसरे से दूर भागते हैं, मतलब रिपेल करते हैं। जबकि अनलाइक चार्जेस जो से अट्रैक्ट करते हैं, जैसा कि आप यहाँ देख रहे हैं। ओके, तो दिस इज सिंपल टू अंडरस्टैंड, लाइक चार्जेस रिपेल एंड अनलाइक चार्जेस अट्रैक्ट। सेकंड इज हाउ मच फोर्स। अब क्वेश्चन इज हाउ मच फोर्स, मींस कूलम्स लॉ में हम फोर्स का मैग्नीट्यूड पता करना चाहते हैं। फोर्स इज बेसिकली वेक्टर क्वांटिटी, तो हाउ टू एनालाइज दिस पर्टिकुलर फोर्स, लेट अस सी। देखिए इन दिस पर्टिकुलर केस आई एम शोइंग वन सिंपल डायग्राम वेयर टू चार्जेस q1 and q2 आर प्लेस्ड एट अ डिस्टेंस r। okay, r could be in meters। okay, q1 q2 are in coulombs, these are SI units, simple। तो वैक्यूम में क्या होगा, बेसिकली दिस F इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 इंटू Q2 अपॉन आर स्क्वायर। अब यहाँ Q1 Q2 ये चार्जेस थे और R जो था इनके बीच की दूरी है, द डिस्टेंस बिटवीन द टू चार्जेस इज आर स्क्वायर। ओके, नाउ कूलम्स कांस्टेंट इज नथिंग बट k विच इज 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। ये आप यहाँ देख रहे हैं, तो इसकी वैल्यू होती है 9 इंटू 10⁻⁹ न्यूटन इंटू मीटर पर कूलाम स्क्वायर। ठीक है, तो ये आप ध्यान रखिए, ये कूलाम्स कांस्टेंट है। और एक इंपॉर्टेंट चीज और यहाँ पर जिसको आप एप्सिलॉन नॉट बोलते हैं, विच इज कॉल्ड परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस, विच इज
गिवन बाय 8.85 इंटू 10⁻⁻12 कूलाम स्क्वायर पर न्यूटन इंटू मीटर स्क्वायर। तो दिस इज द वैल्यू ऑफ परमिटिविटी। देखिए थोड़ा सा और डिटेल इसका देख लेते हैं, लेकिन डिटेल में जाने से पहले थोड़ा सा आप मीनिंग समझिए पॉइंट चार्जेस का मतलब क्या होता है। देखिए पॉइंट चार्जेस का मतलब है कि एक्चुअली पॉइंट चार्जेस क्या होते हैं, बेसिकली डिस्टेंस के रेस्पेक्ट में ही हम ये टर्म यूज कर रहे हैं। ये जो पॉइंट चार्जेस जो टर्म है हमारी, वो डिस्टेंस के रिलेटिव है। ओके, कोई भी चार्ज पॉइंट चार्ज नहीं होता, लेकिन अगर दो चार्जेस को आप पॉइंट चार्जेस कह रहे हैं, मतलब उनका डिस्टेंस अगर इफ द टू चार्जेस आर प्लेस्ड एट a large distance then they could be assumed to be point charges, means Coulomb's law is valid for point charges। तो हम जो पॉइंट चार्ज की बात कर रहे हैं वो इसलिए कर रहे हैं क्योंकि Coulomb's law जो हमेशा पॉइंट चार्जेस के लिए वैलिड होता है। तो when the size of charge bodies are much smaller than the distance between them, then charge bodies are called point charges। तो this must be understood। ठीक है, जैसे आप देख रहे हैं यहाँ पर, देखिए ये डायग्राम में हमने दिखाया आपको, दो पॉइंट्स ये यहाँ पर दो हैं। ठीक है, ये देखिए आप यहाँ पर दो पॉइंट चार्जेस है, दो पॉइंट्स हैं, इनके बीच का जो मतलब ये जो आपकी बॉडीज है इनकी जो रेडियस है, ओके, ये सर्कुलर बॉडीज हो सकती हैं या स्फेरिकल बॉडीज हो सकती हैं, उनकी जो रेडियस है और उनके बीच का जो डिस्टेंस मींस आर इज वेरी मच ग्रेटर देन आर वन, और यू कैन से आर इज वेरी मच ग्रेटर देन आर टू, मतलब उनका जो डायमेंशन है उनकी डिस्टेंस के रेस्पेक्ट में बहुत कम है। तो इस केस में हम इसको पॉइंट चार्ज कह सकते हैं। जैसे कि आप यहाँ पर एग्जाम्पल स्टार्स का भी ले सकते हैं। ठीक है, स्टार जो है अर्थ से कितनी दूर है, तो हमें पॉइंट्स में बहुत छोटे छोटे नजर आते हैं, लेकिन एक्चुअल में क्या एक एक स्टार जो है वो अर्थ की डायमेंशन से कई सौ गुना बड़ा है। तो इसका मतलब है हम उस डिस्टेंस के रेस्पेक्ट में बात कर रहे हैं जिस डिस्टेंस पर वो चार्जेस रखे रहते हैं। तो दैट इज द मीनिंग ऑफ पॉइंट चार्जेस। ओके दोस्तों, मैं ये जो है आपका पॉइंट चार्जेस मैंने आपको बताया कि पॉइंट चार्जेस हमेशा डिस्टेंस के रेस्पेक्ट में है। तो आप कभी भी इसको स्मॉल समझिए, मतलब पॉइंट चार्जेस का मतलब बिल्कुल ये नहीं कि आप इसको स्मॉल चार्ज कहें। दोस्तों, आपको मेरा वीडियो पसंद आ रहा है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और ऐसे वीडियोस मैं आपके सामने लाता रहूंगा। बहुत सिंपल लैंग्वेज में आपको फिजिक्स पढ़ाने की कोशिश कर रहा हूँ। तो प्लीज सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर माई वीडियो। अब देखिए इसमें कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं दोस्तों, ये कूलाम्स लॉ के लेके की पॉइंट्स हैं। नंबर वन, पहला जो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है, कूलाम्स लॉ फॉलोज इनवर्स स्क्वायर लॉ। जैसे हमने अभी फॉर्मूला देखा था, तो उसमें एफ इज प्रोपोर्शनल टू 1/r²। अब आर क्या है, जो दोनों चार्जेस के बीच का डिस्टेंस है। ठीक है, तो F इज इक्वल टू के Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर, ये फॉर्मूला होता है। तो यहाँ पर K कूलम्स कांस्टेंट है जैसा मैंने आपको बताया, और Q1 Q2 चार्जेस हैं, तो F इज प्रोपोर्शनल टू 1 अपॉन आर स्क्वायर। तो ये कहलाता है इनवर्स स्क्वायर लॉ। सेकंड पॉइंट है, कूलम्स फोर्स इज सेंट्रल फोर्स। सेंट्रल फोर्स का मतलब है दोस्तों, जैसे आप यहाँ देख रहे हैं, ये दोनों चार्जेस हैं, इन दोनों चार्जेस को अगर हम एक लाइन से कनेक्ट करें तो वो कहलाती है सेंट्रल लाइन। अब ये जो फोर्सेज हैं जो उनके बीच में जो अट्रैक्शन और रिपल्शन का जो फोर्स लगता है वो इस लाइन के अलोंग लगता है। तो ये यहाँ पर लिखा हुआ है, दे एक्ट अलोंग द लाइन जॉइनिंग द सेंटर्स ऑफ टू बॉडीज। तो ये आपका एक दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट है रिगार्डिंग कूलम्स फोर्स। नेक्स्ट पॉइंट है, टू चार्जेस एक्सर्ट इक्वल एंड अपोजिट फोर्सेज ऑन ईच अदर। हाँ, तो यहाँ पर देखिए ये दो चार्जेस Q1 Q2 है, तो दोनों Q1 Q2 पर फोर्स लग रहे हैं। जैसे यहाँ पर देख आप यहाँ देख रहे हैं, एक पॉजिटिव चार्ज है, दूसरा भी पॉजिटिव चार्ज है, तो दोनों ही चार्जेस एक दूसरे पर फोर्स लगा रहे हैं। तो कूलम्स लॉ ये कहता है कि दोनों चार्जेस पे जो फोर्स होंगे वो इक्वल और अपोजिट होते हैं। तो दे फॉर्म एक्शन रिएक्शन पेयर। ठीक है, फॉलो, जैसे हम कह सकते हैं इट फॉलो द न्यूटन्स थर्ड लॉ। तो दिस इज अनदर इंपॉर्टेंट पॉइंट। अब और देख ले सकते हैं, कुछ और पॉइंट्स हैं यहाँ समझने के लिए। नेक्स्ट पॉइंट है, कूलम्स फोर्स इज अ कंजर्वेटिव फोर्स। ठीक है, दैट इज द वर्क डन अगेंस्ट दीज फोर्सेस डज नॉट डिपेंड ऑन पाथ। ठीक, तो जैसे हमने देखा था यहाँ पर, जैसे ग्रेविटेशनल फोर्स आपने 11th में पढ़ा हुआ, तो वहां पर हम क्या देखते थे, ये वाला जो था मीडियम पे डिपेंड नहीं करता था। ठीक है, m1 m2 दो आपके मासेस हैं, उनके बीच अगर डिस्टेंस आ रहा है तो f की वैल्यू g m1 m2 अपॉन r स्क्वायर थी। तो इट डज नॉट डिपेंड ऑन द मीडियम। तो इसी तरीके से यहाँ पर भी ये इस पाथ पे डिपेंड नहीं करता है। तो दिस इज अनदर इंपॉर्टेंट पॉइंट रिगार्डिंग कूलम्स फोर्स। नेक्स्ट पॉइंट है, कूलम्स फोर्स डिपेंड ऑन द मीडियम। अब देखिए यहाँ पर ये जो मीडियम है, बेसिकली अगर ये वैक्यूम में लग रहे हैं ये फोर्सेस, तो ये फोर्स जो है आपने कैलकुलेट किया। अब ये पूरा सिस्टम अगर मैं किसी वाटर या किसी लिक्विड में इमर्स कर देता हूं, तो वहां पर जो फोर्स होगा वो आपका चेंज हो जाएगा। जैसे वाटर का जो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट है, अब ये डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट हम आगे आने वाले लेक्चर्स में बात करेंगे, बट अभी समझने के लिए पॉइंट ये है कि जो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट होता है वो आपका वाटर का 80 होता है। तो यहाँ पर फोर्स जो होगा वो 1/80 रह जाएगा, मतलब 1/80 रह जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर कहने का मतलब है कि जो कूलाम फोर्स होता है वो मीडियम पे डिपेंड करता है। अगर इसे वैक्यूम में लगा रहे हैं तो फोर्स अगर एफ है, तो उसी सिस्टम में फोर्स अगर वाटर में ले जाएंगे उसको पूरा सिस्टम को, तो वहां पर 1/80 रह जाएगा आपका। ठीक है, तो ये आपका दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट था। अब देखिए नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है, कूलाम्स फोर्स इज अ लॉन्ग रेंज फोर्स। ठीक है, जैसे आप न्यूमेरिकल न्यूक्लियर डायमेंशन जो होती है वो 10⁻⁻15 मीटर्स में होती है। टू आपका जो
रेंज होता है, वो रेडियस होता है, वो आपका 10⁻18 मीटर, मतलब ये बहुत बड़ी रेंज है। जो न्यूक्लियर जो आपका जो कूलाम फोर्स काम करता है वो न्यूक्लियर डायमेंशन से लेकर 10⁻18 मीटर तक, मतलब 10⁻−15 से 10⁻18 मीटर तक, ये एक बहुत बड़ी रेंज होती है। 10⁻−15 जो होती है वो न्यूक्लियस की रेडियस होती है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर कूलाम फोर्स इज अ लॉन्ग रेंज फोर्स। तो दीज आर सर्टेन इंपॉर्टेंट की पॉइंट्स विच यू शुड रिमेंबर while you are discussing the Coulomb's law। अब देखिए नेक्स्ट टॉपिक है, लास्ट टॉपिक है जिसमें हम बात करें वेक्टर फॉर्म क्या होती है, व्हाट इज द वेक्टर फॉर्म ऑफ कूलम्स लॉ। तो देखिए वेक्टर फॉर्म को देखिए, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, क्योंकि आप जितना भी आप आने वाले लेक्चर्स में बात करूंगा तो उसमें वेक्टर फॉर्म में ही हम डिस्कस करेंगे। तो यहाँ पर ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि कूलम्स लॉ को वेक्टर फॉर्म कैसे प्रेजेंट करते हैं। यहाँ पर देखिए दो चार्जेस हैं आपके Q1 और ये Q2, ठीक है, इनके बीच का डिस्टेंस r है, जैसा आप देख रहे हैं, इनके बीच में जो डिस्टेंस है वो आपका क्या है, r। अब यहाँ पर एक जो इंपॉर्टेंट बात है, इसको हम थोड़ा सा एक नॉमेनक्लेचर समझ लेते हैं दोस्तों। ये जो आपको समझना है वो ये है, इनके बीच का जो डिस्टेंस है वो r12 है, ठीक है। 1 और 2 के बीच का जो डिस्टेंस है R12 है, और ये इधर Q2 के रेस्पेक्ट में इस डिस्टेंस को मैं दिखा रहा हूँ R21, मतलब कैप लगा दिया, तो दिस इज अ यूनिट वेक्टर, ठीक, दिस इज अ यूनिट वेक्टर। तो R जो डिस्टेंस है उसको मैंने दो तरीके से डिनोट किया, R12 मतलब अगर 1 से 2 की तरफ जा रहे हैं, और 21 मतलब जो Q2 का अगर 1 के रेस्पेक्ट में ले रहे हैं, पहली चीज। दूसरा इंपॉर्टेंट नोमेनक्लेचर है यहाँ पर F21, तो इसको ध्यान से समझने की चीज है। देखिए F12 और F21, F12 का मतलब है फोर्स ऑन 1 मींस फोर्स और चार्ज Q1 ड्यू टू Q2। तो F12 जो लिखा हुआ है वो क्या मतलब है, फोर्स ऑन चार्ज Q1 ड्यू टू चार्ज Q2, पहली चीज। इसी तरीके से F21 क्या है दोस्तों, F21 इसका जस्ट अपोजिट है। F21 क्या है आपका, F21 है फोर्स ऑन चार्ज Q2 ड्यू टू चार्ज Q1। तो ये आपके इंपॉर्टेंट नॉमेनक्लेचर है। लेकिन यहाँ पर R12 क्या था दोस्तों, R12 क्या था, R12 इज द डिस्टेंस बिटवीन 1 एंड 2, मतलब फ्रॉम 1 to 2, ठीक। और R21 का था फ्रॉम 2 to 1। तो ये आपके दो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो आपको समझने चाहिए। अब देखिए इसको फॉर्मूला कैसे लिखेंगे, हम इसका फॉर्मूला देख लेते हैं। ये देखिए F21 का मतलब है, जैसे मैंने आपको बताया, F21 का मतलब है जो Q2 पर वो फोर्स लगा रहा है Q1 की वजह से, ठीक है। तो एक बार फिर से मैं रिपीट कर रहा हूँ, F21 का मतलब है फोर्स, मतलब चार्ज Q2 पर जो फोर्स लग रहा है 1 की वजह से, उसकी वैल्यू कितनी होगी, दैट इज 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर इंटू R12। अब आप जानते हैं कि किसी भी वेक्टर क्वांटिटी को प्रेजेंट करने के लिए हम मैग्नीट्यूड के साथ उसका डायरेक्शन भी शो करते हैं। तो जैसा मैंने आपको बताया पिछले स्लाइड्स में, हमने देखा कि ये सेंट्रल फोर्स होता है, और जो दोनों चार्जेस को जो लाइन ज्वाइन करती है उसके अलोंग लगता है। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं, देखिए आर ये जो डिस्टेंस है इसके R1 है, R1 R2, ठीक है, 1 और 2 के बीच में जो डिस्टेंस है उसमें 1 से 2 के बीच का जो डिस्टेंस है, या 2 से 1 का बीच का डिस्टेंस है, दोनों सेम है। बट यहाँ पर F21 अगर मुझे निकालना है, तो F21 का मतलब है 2 पर जो फोर्स लगा है 1 की वजह से, तो यहाँ पर मैं R12 यहाँ डिस्टेंस से मैं ले रहा हूँ, क्योंकि हम 1 से 2 की तरफ जा रहे हैं। ओके, तो दिस इज वन इंपॉर्टेंट थिंग। अनदर इज द काउंटर पार्ट ऑफ दिस। अब देखिए नेक्स्ट इक्वेशन क्या है, देखिए F12 की अगर मैं निकालता हूं तो F12 का मैग्नीट्यूड सेम होगा दोस्तों। ये जो मैग्नीट्यूड लिखा हुआ है, ब्रैकेट के अंदर जो पार्ट है वो मैग्नीट्यूड है, और ब्रैकेट के बाहर जो है उसका डायरेक्शन दिखाया गया है। तो F12 और F21 एक दूसरे के इक्वल और अपोजिट है, जैसा मैंने आपको पिछले स्लाइड में बताया कि न्यूटन थर्ड लॉ फॉलो करते हैं, दोनों चार्ज एक दूसरे पर इक्वल और अपोजिट फोर्स इंसर्ट करते हैं। तो यहाँ पर देख सकते हैं F12 की वैल्यू होगी 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर, ब्रैकेट R21 का। तो ये R12 और R21 जस्ट इक्वल और अपोजिट वेक्टर है, और दीज आर बेसिकली द यूनिट वेक्टर। अब यूनिट वेक्टर क्या होता है, किसी वेक्टर में उसके मैग्नीट्यूड से जब डिवाइड कर देते हैं तो यूनिट वेक्टर आ जाता है। तो फॉर दिस सिंपल पर्टिकुलर इक्वेशन वी विल यूजिंग ऑल दीज इक्वेशंस इन द कमिंग लेक्चर। तो दोस्तों ये जो है हमारा आपका फोर्स F21 हो गया और F12 हो गया, ठीक है। जैसे मैंने आपको बताया, ये लिख भी दिया, F21 की वैल्यू हमने कैलकुलेट करी। F21 का मतलब है फोर्स ऑन चार्ज Q2 ड्यू टू Q1, और R12 का मतलब है दिस इज अ यूनिट वेक्टर इन द डायरेक्शन फ्रॉम 1 टू Q1 टू Q2। बस सिंपल इस चीज को याद रखिए, इससे आपका सारा काम बन जाएगा, ठीक है। आने वाले लेक्चर्स, आने वाले जितने भी पार्ट्स हैं उन सब में आपको ये पर्टिकुलर कन्वेंशन काम करेगा। तो दोस्तों ये जो था आपका फोर्स का जो एक्सप्रेशन था, वो फोर्स पॉजिटिव हो तो रिपल्शन हो जाएगा, और नेगेटिव फोर्स है तो अट्रैक्शन हो जाएगा, ठीक है। तो ये आपका आज का लेक्चर था दोस्तों। मेरा ये मैंने जो आपको जो पार्ट समझाया है, ये लेक्चर कैसा लगा इसके बारे में कमेंट करके बताइए, और मेरे वीडियो को लाइक कीजिए दोस्तों, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और इस वीडियो को आपने पूरा देखा उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका, थैंक यू वेरी मच। एंड नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको इसके अगले पार्ट में मैं आपको आने वाले टॉपिक्स के बारे में बताऊंगा। तो एनीवेज, थैंक यू और जय श्री राम।